Hello and welcome to PYQ to AIR series and we will continue with our society and social justice के मेंस के PYQs. So आज का पहला सवाल है 2022 का, ये GS2 का सवाल. राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about importance of schooling. Analyze. बहुत ही अच्छा सवाल है. यहाँ पर ये बोला गया है कि जो RTE एक्ट है 2009 का, वो ना inadequate साबित हुआ है, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं रहा कि वो जो है चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है उसके लिए अवेयरनेस फैला सके. इंसेंटिव तो आपने दे दिया कि आपने इंसेंटिव दे के कोशिश तो की कि आप फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में एंटर करा दें किसी तरीके से बच्चों को, लेकिन आप जो है अवेयरनेस क्रिएट नहीं करा पाए कि स्कूलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है. ये यूपीएससी ने स्टेटमेंट दिया, उसको बोला है कि एनालाइज करो. ठीक है, चले इंट्रोडक्शन देखें. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A. ये हम सबको पता है, आरटीई एक्ट के अंडर जो एजुकेशन वाला है, राइट टू एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट बना अंडर आर्टिकल 21 फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स. फॉर चिल्ड्रन एज टू 6 to 14 ईयर्स, जिसने कोशिश करी एटलीस्ट एड्रेस करने की कि हमारे यहाँ पर स्कूलिंग को लेके स्ट्रक्चरल बैरियर्स है. ठीक है, स्ट्रक्चरल बैरियर्स तो एड्रेस कर दिए अधिकार फंडामेंटल राइट बना के, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि ना तो बिहेवियरल चेंज आ पा रहा है और ना ही अवेयरनेस क्रिएट हो पा रही है. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या रही आरटीई की, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएशन नहीं हो पाई. सबसे पहला है फोकस ऑन एक्सेस नॉट रिटेंशन. हमारा यहाँ पर जब आरटीई हमने लॉन्च किया, हमारा ध्यान सिर्फ एक्सेस पे था, हमने रिटेंशन पर ध्यान ही नहीं दिया. मतलब इंसेंटिव्स आपने कैसे दिए कि भाई टेक्स्ट बुक्स फ्री में दे दो, ठीक है, यूनिफॉर्म्स फ्री में दे दो, मिड डे मील्स दे दो, ताकि एटलीस्ट एनरोलमेंट के लिए लोगों को एनकरेजमेंट मिले कि हाँ भाई एनरोल कर लेते हैं स्कूल में. लेकिन ड्रॉप आउट रेशियो फिर भी हाई रहा. मतलब हमने रिटेन करने की कोशिश नहीं करी, हम सिर्फ एनरोलमेंट एक्सेस पर ध्यान देते रहे. दूसरी चीज की प्रॉब्लम क्या थी कि हमने क्वालिटी ऑफ लर्निंग ओवरलुक कर दी. हमने ये नहीं देखा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स के पीछे पागल हो गए कि टॉयलेट होना चाहिए, प्यूपिल टीचर रेशियो, ये सब आपने देख लिया, लेकिन लर्निंग आउटकम्स पे आज भी आप इतने ज्यादा खड़े उतरे नहीं हैं. यहाँ पर आप जो है दोनों पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए जब भी आप मेंस लिखते हैं तब आप उस साल का या 1-2 साल आगे पीछे का आप डेटा मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, तीसरा है लैक ऑफ पेरेंटल अवेयरनेस. अब रूरल और पुअर हाउस होल्ड्स में पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर, देखो वही है, लेबर मेंटालिटी है, या जितनी जल्दी बच्चा काम पर लगे, पैसे कमाने लगे, वो वाला माइंडसेट है हमारे देश में. तो रूरल और पुअर हाउस होल्ड्स में पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेशन को सेकेंडरी देखते हैं कि भाई पहले बच्चा चाइल्ड लेबर करेगा, डोमेस्टिक वर्क करेगा, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे. एक तो ये प्रॉब्लम है. अगला है इनइफेक्टिव इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज. आप मार्जिनलाइज को अभी भी इंक्लूड नहीं कर पाए हैं. 25% जो प्राइवेट स्कूल रिजर्वेशन वाला है वो अभी भी लो अवेयरनेस से सफ़र करता है. आपने एक फिल्म देखी होगी हिंदी मीडियम, आपने ये चीज़ देखी होगी, वहाँ पर इस वाले सिस्टम में एक लूप होल भी दिखाया गया था. ठीक है, फिर उसके बाद है आपका इन एडुकेट एम्फोसिस ऑन अवेयरनेस. हमारा ध्यान ही नहीं अवेयरनेस क्रिएट करने पर. ठीक है, विदाउट अवेयरनेस ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम आप क्रिएट कर पाएँ और बच्चों को इनकरेज कर पाएँ कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और स्कूल में एंटर करें. आप स्कूल में तो एंटर करवा देते हैं, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट करके बच्चा सिस्टम से बाहर हो, ये अभी तक इंश्योर नहीं हो पा रहा. बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, सर्व शिक्षा अभियान जैसे कैंपेन्स, जैसे चलो स्कूल चलें कैंपेन, रिक्वायर एफर्ट्स टू रीच अ लार्जर ऑडियंस. आपने ये जो कैंपेन्स रन किए हैं, आपको उसको लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए मेहनत लगेगी. फिर उसके बाद है टीचर अकाउंटेबिलिटी मिसिंग. अब स्ट्रॉन्ग स्कूल कम्युनिटी इंटरेक्शन तो है इंसेंटिव विच कैन नॉट चेंज द माइंडसेट. ठीक है, आपको टीचर की अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी. एग्जाम्पल, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज जो है हमारे देश में वो डिसफंक्शनल हैं. अभी आगे आपको समझ में आएगा. अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं. सबसे पहले है शिफ्ट फ्रॉम इनपुट नॉर्म्स टू लर्निंग आउटकम्स. सबसे पहले तो आप इनपुट वाले से हटकर अब आप लर्निंग आउटकम्स पे ध्यान दीजिए. जैसे हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो उसका ध्यान है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर बाय 2025 थ्रू निपुण भारत मिशन. मतलब यहाँ पर आउटकम पे हो रहा है कि फाउंडेशन लेवल की लिटरेसी और न्यूमरेसी, नंबर सिस्टम वगैरह आता हो बच्चे को. फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल है दिल्ली का चुनौती प्रोग्राम, जिसने रेमेडियल क्लासेस दी, जिसने पास परसेंटेज बड़ा इंप्रूव किया. दूसरा है जो अभी ऊपर हमने लिखा कि कमी है, इसकी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी को स्ट्रेंथन करिए.
आरटीई ने मैंडेट करा है कि 75% स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स पेरेंट्स होंगे, क्योंकि लेकिन उनका रोल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग तक सीमित है कि भाई टॉयलेट साफ हैं, बेंचेस अवेलेबल हैं, बोर्ड सही हैं, बस इतना ही है। इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। जैसे केरला के अंदर जो एक्टिव एसएमसी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसने ड्रॉप आउट रेशियो रिड्यूस किया है। फिर उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन्स आपको चलाने पड़ेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे। फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, टीचर्स की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी आपको टीचर्स की। जस्टिस वर्मा कमेटी है, उसने बोला है कि पुअर टीचर अकाउंटेबिलिटी जो है वीकन्स आरटीई इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि टीचर्स की जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आरटीई की इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल मिशन शिक्षा इन मध्य प्रदेश, इसने डायरेक्टली लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव किए हैं। ठीक है, देयरफॉर अब आप यहाँ पर कंक्लूजन देखें, इंसेंटिव ड्रिवन अप्रोच कैन नॉट सक्सीड। कह रहे कि इंसेंटिव ड्रिवन अप्रोच, आप कितना भी इंसेंटिवाइज कर लें, आप फ्री में यूनिफॉर्म बुक्स बांट दें, मिड डे मील दे दें, ये तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कलेक्टिवली समाज रिकॉग्नाइज नहीं कर लेता एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। किस चीज में, एक तो टूल ऑफ मोबिलिटी, यहाँ पर मोबिलिटी का मतलब है सोशल मोबिलिटी अक्रॉस दी हायरार्कीज, अपवर्ड मोबिलिटी की बात हो रही है, एंड एम्पावरमेंट। जब तक सोसाइटी कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज नहीं करेगी ये चीज, तब तक आप कितने भी इंसेंटिव्स देते रहें, इन जो एजुकेशन वाला जो ओवरऑल जो चीज है वो इंप्रूव नहीं होने वाली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है 2021 का, डिस्कस मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ऑल्दो दिस इज अ 2021 का क्वेश्चन, बट आई थिंक इंडिया अब लीड कर रहा है पॉपुलेशन में, तो ये ऐसा वाला इस टाइप का क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली सेम बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन अगैन कम इन योर एग्जाम। सो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि पॉपुलेशन एजुकेशन, जो हम लोगों को पॉपुलेशन के बारे में पढ़ाते हैं, उसका इंपॉर्टेंस, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, और मेजर्स बताने हम कैसे पॉपुलेशन एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं इंडिया के अंदर डिटेल में। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में बताएंगे। पॉपुलेशन एजुकेशन क्या होती है, जब आप लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट डेमोग्राफिक डायनामिक्स। डेमोग्राफिक डायनामिक्स का क्या मतलब है, सेक्स रेशियो हो गया कि मेल्स टू फीमेल की रेशियो कितनी है, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, चाइल्ड मोर्टालिटी, ठीक है, उसके बाद आपके कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, वुमेन का टोटल फर्टिलिटी रेशियो टीएफआर क्या है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, 10 साल में कितना पहुंच सकता है। एजेड पॉपुलेशन, जैसे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एजेड पॉपुलेशन पे सवाल पूछ लिया था, तो एजेड पॉपुलेशन कब तक पहुंच जाएगी, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड एज इन दी वर्किंग पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। दोनों ही चीजें खराब हैं। ज्यादा आपकी ओल्ड पॉपुलेशन हो जाती है तो फिर वो आपकी उसके अंदर जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती, वर्किंग नहीं रहती, उसके ऊपर हेल्थ बर्डन कंट्री के ऊपर बढ़ता है। ठीक है, अब वर्किंग पॉपुलेशन है तो आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर ध्यान देना पड़ेगा एज एन एजुकेशन, हेल्थ। तो जब आप इन चीजों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उसे पॉपुलेशन एजुकेशन करते बोलते हैं, इससे क्या होता है, इससे इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग प्रमोट होती है ना। जब लोगों को ये सब पता चलता है देश के पॉपुलेशन के बारे में, तो जब लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो वो जो डिसीजन लेते हैं वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं, जस्ट नॉट फॉर देयर पर्सनल हैप्पीनेस बट दे ऑल्सो थिंक अबाउट व्हाट एवर इज गोइंग ऑन। ठीक है, ऑन दी फैमिली प्लानिंग विच रिक्वायर्स। लेकिन अब ये करने के लिए, जो ऊपर बोला, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक है एजुकेशनल रिफॉर्म, एजुकेशन में बदलाव लाना पड़ेगा, लोगों को पढ़ाना पड़ेगा सही एज से ही, और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेजर, सरकार को हर तबके हर लेवल पर पॉलिसीज जो हैं वो चलानी पड़ेंगी, वो स्कीम चलाए, योजना चलाए, कुछ भी चलाए, तो पॉलिसीज भी करनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन का। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल चेंज और एटीट्यूड की फॉर्मेशन। बिहेवियर, जब तक मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, अब भी बोल रही हूं, सोसाइटी सोशल जस्टिस की एक ही कहानी है। आप कोई भी प्रॉब्लम आपके पास समाज की खड़ी है सामने, आप कितना ही पॉलिसी चला लें, कितने इनिशिएटिव चला लें, इंसेंटिव दे लें, कुछ भी कर लें, आप स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट लॉज बना लें, जब तक बिहेवियर पैटर्न चेंज नहीं होगा, एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव समाज के अंदर नहीं आएगा। सबसे पहला यहाँ पर भी यही है कि आप चाहते हैं लोगों के बिहेवियर में चेंज आए, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो, ताकि लोग जो हैं स्मॉल फैमिली नॉर्म्स प्रमोट करें। ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में 15-15, 20-20 फैमिली मेंबर्स होते थे, नहीं, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड कॉन्सेप्ट। रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड मतलब आप उतने ही बच्चे पैदा कर पाएं जिस बच्चे को आप ढंग से रिसोर्सेज अवेलेबल
अवेलेबल करा पाएँ अपनी पॉकेट में से, उसको एक्चुअली सही से पाल पाएँ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सन मेटा प्रेफरेंस के अंदर एक बेटा पैदा करने के लिए इतनी सारी लड़कियां आ जाती हैं, लेकिन फिर अब उस एक बेटे के खर्चे पे आप चलते रहते हैं और वो सारी बेटियां जो उससे पहले पैदा हुई हैं, आप उनको ना प्रॉपर हेल्थ रिसोर्सेज दिलवा पाते हैं, ना एजुकेशन रिसोर्सेज, सारा खर्चा उस बेटे के ऊपर होता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ों से है। वन इज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सेकेंड इज ऑफ टाइम एज वेल, कि अगर आप टाइम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ ये, प्रमोट ऑप्टिमल बर्थ स्पेसिंग प्रैक्टिसेस, दो बच्चों के बीच में कितना एज गैप होना चाहिए, ऑप्टिमल बर्थ स्पेसिंग प्रैक्टिसेस, फॉस्टर जेंडर इक्वालिटी, है ना, यही सन मेटा प्रेफरेंस वाली चीज, एंड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैटरनल हेल्थ। जितना बर्थ स्पेसिंग प्रैक्टिस अच्छा होगा उतना मैटरनल हेल्थ भी बेटर होगा। कॉन्स्टेंट एक द हिंदू के अंदर भी अगर आप कभी पढ़ेंगे मैटरनल हेल्थ को लेके कोई डेटा आएगा, आपको समझ में आएगा कि जितने मिसकैरेजेस होते हैं वो आई थिंक 7-8 टाइम्स से एक फीमेल के अंदर हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो ये वाली चीज़ भी ध्यान रखनी है। देन देयर इज डेमोग्राफिक अवेयरनेस, ठीक है, क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन रिसोर्स बैलेंस। आपको समझ में आता है कि अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इतनी पहुंच चुकी है, हमें पता है अर्थ पे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वो रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन ही क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर जब आप पॉपुलेशन एजुकेशन पढ़ते हैं, आपको अवेयरनेस समझ में आती है कि पॉपुलेशन कितनी, अर्थ पे रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, कैरिंग कैपेसिटी अर्थ की। एजुकेट करता है लोगों को अबाउट डेमोग्राफिक ट्रेंड, मतलब फर्टिलिटी का पैटर्न कैसे चल रहा है, जैसे अभी TFR के बारे में बहुत बातचीत हुई थी रिसेंटली में। प्रमोट करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमें अगर ये बात पता चल जाती है कि हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पर है, यूथ है, तो हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। आप कभी कभार समझिए पॉपुलेशन एजुकेशन से ही आप पॉलिसी जो है वो अच्छी बना पाएंगे, ज़्यादा बेटर और इन्फॉर्म्ड बना पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके देश में ये वाली पॉपुलेशन जो है ये वाले एज ग्रुप में ज़्यादा है या ये वाले जेंडर वाले ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप पॉलिसीज बेटर बना पाएंगे। इट विल नॉट बी एन आर्मचेयर पॉलिसी, इट वुड बी अ डायरेक्टेड पॉलिसी। द नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। अंडरस्टैंड, यहाँ पर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाने में मदद करता है रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, आपको समझ में आता है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे देश में फैमिली प्लानिंग का टॉपिक इज ऑल्सो अ टैबू, है ना। आप यू डोंट टॉक अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यू डोंट टॉक अबाउट फैमिली प्लानिंग, बिकॉज यहाँ पर रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा बीच में अड़ता है, क्योंकि देश में सेट परसेप्शन अगेन वही है कि बच्चा तो भगवान की देन होता है, तो आधी बार तो रिप्रोडक्टिव राइट्स फीमेल के है ही नहीं, मतलब बॉडीली ऑटोनॉमी और रिप्रोडक्टिव राइट्स तो बोलते ही नहीं है, प्रेग्नेंट हो गए हैं तो बच्चा पैदा करना ही है। तो यहाँ पर ये अगर पॉपुलेशन एजुकेशन स्कूल लेवल से ही या कॉलेज लेवल से इनकलकेट कराई जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी, वो जो टैबू अटैच्ड है वो हट जाएगा, ताकि आप बर्थ कंट्रोल मेजर्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्डम्स, इसके बारे में बात कर पाएं। साथ ही साथ लाइफ स्किल एजुकेशन इन्हांस होएगी, ताकि एडोलेसेंट की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी आपका फोकस हो, ठीक है। अब क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इसको पॉपुलेशन एजुकेशन को अचीव करने के लिए? सबसे पहला है एजुकेशनल सिस्टम के अंदर ही इंटीग्रेट कर दो, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने बनाई है उसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दो। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टीचर्स को ट्रेन करो ताकि वो सही से नॉलेज दे पाएं थ्रू NCERT's इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। दूसरा है हेल्थ केयर एंड पॉलिसी मेजर्स। जस्ट अ सेकेंड। दूसरा है हेल्थ केयर एंड पॉलिसी मेजर्स। जैसे सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज चल रही है, मिशन परिवार विकास हो गया, जो कि 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स पे ध्यान दे रहा है, पॉपुलेशन बूम करा सकते हैं, जो आयुष्मान भारत का रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज हो गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एक्सेसिबिलिटी पर ध्यान दे रहा है, मातृ वंदना योजना है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए पैसे देती है। फिर अब कम्युनिटी एंगेजमेंट करनी भी बड़ी जरूरी है। कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे? सबसे पहले आप जन औषधि परियोजना इंप्लीमेंट करेंगे फॉर अफोर्डेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग करेंगे थ्रू आशा प्रोग्राम, और मास मीडिया कैंपेन्स चला सकते हैं लेवरेजिंग दूरदर्शन, ठीक है। देन लास्ट इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ई संजीवनी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंसल्टेशन के लिए, कॉमन सर्विस सेंटर्स रूरल पॉपुलेशन के लिए, ये भी बहुत जरूरी है। देयरफॉर पॉलिसी मेकर्स शुड अडॉप्ट एजुकेशन इनिशिएटिव्स टू इंश्योर दैट ह्यूज पॉपुलेशन रिमेन्स इन एन एसेट। पॉलिसी मेकर्स को ये इंश्योर करना
पड़ेगा, एजुकेशन इनिशिएटिव्स लेके लोगों को पढ़ा के अवेयरनेस दिला के कि जो हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन बूम हो रही है वो एसेट ही बना रहे, देश पे लायबिलिटी ना बने। लेकिन जो अभी प्रेजेंटली इन्वायरमेंट के हाल हैं, हेल्थ सिस्टम के हाल हैं, एजुकेशन के हाल हैं, लायबिलिटी बनता हुआ दिख रहा है पॉपुलेशन, ये वाली चीज पे थोड़ा ह्यूमन कैपिटल पे क्वेश्चन आने का भी चांस है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2021 का, अगेन a very good question on tribal knowledge. Examine uniqueness of tribal knowledge system when compared with mainstream knowledge and cultural system. ये बोल रहा है कि ट्राइबल नॉलेज और मेन स्ट्रीम नॉलेज जो है उसमें कंपैरिजन करना है और यूनिकनेस बतानी है कि ट्राइबल नॉलेज में यूनिकनेस क्या है। ट्राइबल नॉलेज रिप्रेजेंट क्या करती है? इंटरजेनरेशनल विजडम, है ना। बहुत जनरेशन टू जनरेशन ट्राइबल्स की उनकी नॉलेज जो है वो पास ऑन होती जा रही है रिलेटेड टू फॉरेस्ट, फ्लोरा, फौना जो भी है, वो इंडिजीनियस पीपल पास्ड ऑन टू प्रेजेंट टाइम्स थ्रू सेंचुरीज, उनके सेंचुरीज ऑफ एक्सपीरियंस है और लर्निंग है। यूनिकनेस क्या है? सबसे पहला यूनिकनेस ट्राइबल नॉलेज में क्या होता है? नेचर उसका सेंटर होता है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। हमें पता है कि जो भी ट्राइबल प्रैक्टिसेस होती हैं उसका कोर नेचर ही है, फॉरेस्ट ही है, उसका फ्लोरा और फौना ही है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस और कल्चरल डिपेंडेंस ट्राइबल्स की हमेशा से फॉरेस्ट पे ही रही है। फॉर एग्जाम्पल अका ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उनका ट्रेडिशनल मेथड है हंटिंग और फिशिंग का, मतलब ओवर फिशिंग नहीं होने देते वो। सेकेंड है इंटीग्रेटेड वर्ल्ड व्यू। ये इंटीग्रेटेड वर्ल्ड व्यू है ट्राइबल नॉलेज में। कैसे? क्योंकि वो सीमलेसली, बहुत कंफर्टेबली स्पिरिचुअलिटी, इकोलॉजी और सोशल प्रैक्टिसेस को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि सेक्रेड ग्रूव्स का कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा, वेस्टर्न घाट्स में सेक्रेड ग्रूव्स मिलते हैं, बहुत जगह मिलते हैं। तीसरा है वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। इनका जो तरीका है नॉलेज एक्वायर करने का वो है एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। उनकी कम्युनिटी, उनकी मल्टीपल जनरेशंस वो प्रैक्टिस करती आ रही है, उन्हें एक्सपीरियंस है। लेकिन आज की मेन स्ट्रीम नॉलेज कैसे? हम क्वेश्चनिंग ऑफ आइडिया, किसी को कोई आइडिया आया उसके ऊपर डिबेट करना, क्वेश्चन करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे उसको नापना, अब वो मेन स्ट्रीम नॉलेज है। लेकिन पुराना जो ये ट्राइबल नॉलेज है वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड। एग्जाम्पल, अवेयरनेस अमंग ट्राइबल्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार अबाउट अ वॉल ऑफ सी हेल्प देम अगेंस्ट सुनामी 2004। ओरल ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशन जो ट्राइबल नॉलेज वाली है वो ओरल ट्रांसमिट होती है, जैसे फोक सॉन्ग्स बना के, गाने, स्टोरीज, रिचुअल्स करके, कल्चरल मेमोरी प्रिजर्व होती है। लेकिन जो ये मेन स्ट्रीम नॉलेज है आज वाली वो डॉक्यूमेंटेशन है ना, किताबें ये सब करके डॉक्यूमेंटेशन, रिटन डॉक्यूमेंटेशन से चलते हैं। फिर है कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच। ट्रेडिशनल नॉलेज का क्या है कि वो कलेक्टिव ओनरशिप है ट्राइबल ग्रुप की, ट्राइबल कम्युनिटी की। हम हमेशा कम्युनिटी वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल सीड शेयरिंग हो गया, या बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है? आज है इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब हमेशा आईपीआर के लिए कुछ भी आपको नया आइडिया आया, कुछ भी आपने इन्वेंट किया, आपको आईपीआर राइट्स की पड़ी रहती है। फिर उसके बाद है सिक्स्थ है कंटेक्स्ट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, जो भी ट्राइबल नॉलेज होती है वो लोकेशन स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे फोकस कर रही होती है, अडॉप्ट कर रही होती है एनवायरमेंट, जैसे कि लद्दाखी फार्मिंग टेक्निक हो गया। ठीक है, आप जो, अगर आपने एनवायरमेंट के अंदर ये पढ़ा होगा तब आपको ये बात याद आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन यहाँ पे क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एंड ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये दो सरकार के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि अब हम ट्रेडिशनल ट्राइबल नॉलेज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगा है कि जो ये ट्राइबल नॉलेज है वो आज की प्रॉब्लम्स की सस्टेनेबल सोल्यूशंस हमें देती है, क्योंकि वो नेचर से कनेक्टेड है, नेचर से सेंटर्ड है। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ये थे आज के 3 सवाल। Continue writing your PYQs. Thank you so much.